एक मौसम मेरे दिल के अंदर, एक मौसम मेरे बाहर, एक रास्ता मेरे पीछे भागे, एक रास्ता मेरे आगे। आईना देखूं, बाल सवारूं, लब पर हंसी सजाऊं, सड़ा गला वही गोश्त के जिस पर सादे रंग चढ़ाऊं। जाने कितनी बर्फ पिघल गई, बह गया कितना पानी, इस दरिया में ढूंढूं बचपन, किस दरिया में जवानी। बीच में चुपचाप खड़ी हूँ, जैसे दिन भर की थकी मानी वो अभी अभी अपने बिस्तर पर लेटी और लेटते ही सो। म्युनिसिपल कमेटी का दरोगा सफाई, जिसे वो सेठ जी के नाम से पुकारा करती, अभी अभी उसकी हड्डी पसलियां झंझोड़कर शराब के नशे में चूर घर वापस गया। वो चाहता तो रात को यहाँ भी ठहर सकता, मगर उसे अपनी धर्म पत्नी का बहुत ख्याल, जो उससे बेहद प्रेम करती। वो रुपए जो उसने अपनी जिस्मानी मशक्कत के बदले उस दरोगा से वसूल किए, उसकी चुस्त और धूप भरी चोली के नीचे से ऊपर को उभरे हुए। कभी कभी सांसों के उतार चढ़ावों से चांदी के ये सिक्के खनखनाने लगे, और उनकी खनखनाहट उसके दिल की गहर आह धड़कनों में घुल मिली। ऐसा मालूम होता कि इन सिक्कों की चांदी पिघल कर उसके दिल के खून में टपक रही। उसका सीना तप रहा। ये गर्मी कुछ तो उस ब्रांडी के बायस थी जिसका अद्दा दरोगा अपने साथ लाया, और कुछ उस बेवड़ा का नतीजा जिसका सोडा खत्म होने पर दोनों ने पानी मिला कर। सौगंधी अपने लंबे और चौड़े सागवानी पलंग पर औंधे मुंह लेटी, उसकी बाहें जो कांधों तक नंगी, पतंग की किसी कांप की तरह फैली हुई, जो ओस में भीग जाने के बायस पतले कागज से जुड़ा। दाएं बाजू के बगल में शिकन आलूद गोश्त उभरा हुआ, जो बार बार ढूंढने के बायस नीली रंगत इख्तियार कर गया, जैसे नुची हुई मुर्गी की कोई खाल का टुकड़ा वहां पर रख दिया गया। कमरा बहुत छोटा, जिसमें बेशुमार चीजें बेतरतीबी के साथ यहाँ वहां पड़ी। दो चार सूखे सड़े जब पलंग के नीचे पड़े, जिन पर मुंह रखकर एक खारिज ज्यादा कुत्ता सो रहा।
और नींद में किसी गैर मरी चीज को मुंह चिढ़ा रहा है। उस कुत्ते के बाल जगह जगह से खारिश के बाल उड़े हुए। अगर कोई दूर से उस कुत्ते को देखता तो सोचता कि पैर पोंछने वाला पुराना टाट दोहराकर जमीन पर रखा है। पास ही एक लंबी सी खूंटी पर सब तोते का पिंजरा लटका, जो अपने सर को अपने पीठ के बालों में दिए सो रहा। पिंजरा कच्चे अमरूद के टुकड़ों और संतरों के छिलकों से भरा पड़ा था। इन बदबूदार टुकड़ों पर छोटे छोटे मच्छर या पतंग उड़ रहे। एक तरफ छोटे से दीवार गिर पर श्रृंगार का सामान था, गालों पर लगाने की सुर्खी, होठों की सुर्ख बत्ती, पाउडर, कंघी और लोहे के वो पिन जो गालिबन को अपने जूड़े में लगाया करती। पलंग के पास ही बेत की कुर्सी रखी, जिसकी पुष्ट सर टेकने का बायस बेहद मैली हुई। उसके पास ही दाएं हाथ को एक खूबसूरत तिपाई, जिस पर हज मास्टर ज्वाइश का पोर्टेबल ग्रामोफोन रखा। इस ग्रामोफोन पर मड़े हुए काले कपड़े की बहुत बुरी हालत थी। जंग, आलूद, सोइया तिपाई के अलावा कमरे के हर कोने में मौजूद। इस तिपाई के ऐन ऊपर दीवार पर 4 फ्रेम लटक गए, जिनमें मुख्तलिफ आदमियों की तस्वीरें जुड़ी। इससे हटकर यानी दरवाजे में दाखिल होते ही बाएं तरफ की दीवार पर गणेश जी की एक शोक रंग की तस्वीर, जो सूखे और ताजा फूलों से लदी थी। ये तस्वीर शायद कपड़े के किसी थान से निकालकर फ्रेम में जड़ाई गई। उन फ्रेम के नीचे छोटे से दीवार गिर पर तेल की एक प्याली धरी थी और पास ही दिया पड़ा, जिसकी लौ हवा बंद होने के बायस माथे के मायन सीधी खड़ी। जब भी वो बौनी करती तो उन रुपयों को गणेश जी की मूर्ति से छुपाकर फिर अपने माथे से लगाती और अपनी चोली में रख लिया करती। उसकी छातियां चूंकि काफी उभरी हुई थी, इसलिए वो जितने भी रुपए अपनी चोली में रखती महफूज रखे। अलबत्ता जब कभी कभी माधव पुणे से छुट्टी लेकर आता तो सौगंधी को कुछ रुपए अपने पलंग के पाए के नीचे एक छोटे से गड्ढे में छुपाने पड़ा। ये गड्ढा उसने खास इस काम की गरज से ही खोदा। माधव से रुपए महफूज रखने का ये तरीका उसे रामलाल दलाल ने बताया। जब उसे मालूम चला कि माधव पुणे से आकर सौगंधी पर धावे बोलता है, तो उसने कहा था, क्या करी सौगंधी? अरे वो माधव है ना। क्या माधव? इस साले को तूने कब से यार बनाया है? कि बड़ी अनोखी आशिकी माशुकी चल रही है तुम दोनों। एक ठेला जेब से निकालता नहीं है और तेरे साथ मजे उड़ाता है। अरे मजे छोड़, तुझसे कुछ ले भी मरता है साला। देख सौगंधी, मुझे तो दाल में कुछ काले नजर आता है। इस साले में कुछ बात जरूर है जो तुझे भाग गई, वरना 7 साल से धंधा कर रहा हूँ। तुम छोकरियों की ना सारी कमजोरियां जानता हूँ। इस बंबई शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की 120 छोकरियों का धंधा करता हूँ मैं। हाँ पता है मुझे। तो साली अपना धनी बर्बाद ना कर। तेरे अंग पर से ये कपड़े भी उतार ले जाएगा वो तेरी माँ का यार। कितनी बार समझाया है कि पलंग के पाए के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर इसमें सारे पैसे दबा दिया था, और जब वो तेरा यार आया करे तो उससे कहा कर, मेरी जान की कसम माधव, सुबह से एक ठेले का मुंह नहीं देखा। बार वाले से कहकर 1 कप चाय रख लो, तुम बिस्कुट मंगाना, भूख से ना मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वाह, समझ गई ना। बड़ा नाजुक वक्त आ गया मेरी जान। साली कांग्रेस में ना शराब बंद करके सारा धंधा मंदा करती है, पर तुझे तो कहीं ना कहीं से पीने को मिल ही जाती है। भगवान कसम, जब भी तेरे यहाँ आता हूँ तो ये रात की खाली पड़ी बोतल देखता हूँ और दारू के पास सुनता हूँ तो जी चाहता है तेरी जून बजा। तो जमुना क्या कह रही? कुछ नहीं, कह रही थी कि नीचे से अपने इन बम के गोलों को बांध के रखा कर, अंगिया पहनेगी तो इनकी सत्ताई ठीक रहेगी। मैं भी सुनकर हंसी कि जमुना, तू ना सबको अपने सरीका समझती है। 10 रुपए में लोग तेरी बोटियां तोड़ के चले जाते हैं, तो तुझे लगता है सबके साथ ऐसा होता होगा? अरे कोई वहाँ हाथ तो लगाए ऐसी वैसी जगह। अरे रामनाथ इधर तुझे कब रात को बताती हूँ। तो जब रात को 2 बजे तू वो पंजाबी को लेके आया था ना, तो जब हम सोने लगे ना तो मैंने बत्ती बुझाती थी और बत्ती बुझाती उसका सारा रात गिरगिरा हो गया। मैंने कहा चलो चलो देर क्यों करते हो, 3 बजने वाला है, दिन चढ़ जाएगा। तो बोला रोशनी करो रोशनी करो। मैंने कहा ये
रोशनी क्या हुई? बोला लाइट लाइट। अरे उसकी भीजी हुई आवाज सुन के ना मेरी तो हंसी न रुकी। भाई मैंने कहा मैं तो लाइट ना करूंगी। तो घबरा के उठा और झट से लाइट ऑन कर दी। कहते झट से चादर ओढ़ ली। कहाँ पर तू है? तुझे शर्म नहीं आती? पलंग पे आया, उसी मस्ती में जा ली। ओ फिर घबराने लगा। फिर ना ट्राम की खड़खड़ हुई तो पतलून पतलून पहन के वो उठ भाग खड़ा हुआ। साले ने 30 रुपए सट्टे में जीते हुए जो ये मुफ्त में दे गया। और ये जमुना ये तो बिल्कुल अड़ड़ है और मुझे इन लोगों को ठीक करने के लिए बहुत बड़े बड़े गुर याद है। हाँ भाई, तुझे तो बहुत से गुर याद हैं। तू ये गुर सबको बताया करती है। एक दो सहेलियों को बताया ना तूने। चल आज एक दो मुझे भी बता। चल देख, अगर आदमी बहुत शरीफ हो और बात नहीं करता हो तो उसे खूब बातें करो, उसे छेड़ो, सताओ, उसके साथ कुछ करो। अगर दाढ़ी रखता हो तो उंगली से कंघी करते करते 2-4 बाल भी नोच लो, है ना? उसको इतनी मोहलत ही नहीं दो कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ करने पाए। वो भी मुश्किल चल जाएगा, तुम भी बची रहोगी। और ऐसे मर्द जो बहुत बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। उनका पता चल जाए खड़े तस्वीर तोड़ के एक कर देते हैं। सौगंधी इतनी चालाक नहीं थी जितना खुद को जाहिर करती। उसके ग्राहक भी बहुत कम थे। गायब दर्जा जज्बाती लगी। यही वजह थी कि वो तमाम गुर जो उसे याद थे उसके दिमाग से फिसलकर उसके पेट पर आ जाते। उस पेट पर जिस पर एक बच्चा पैदा करने के बायस कई लकीरें पड़ी। सौगंधी ने जब पहली बार इन लकीरों को देखा तो उसे ऐसा लगा कि उसके खारिजदा कुत्ते ने अपने पंजे से ये निशान बनाए। सौगंधी दिमाग से ज्यादा चलती, मगर जो ही कोई नर्म नाजुक बात, कोई कोमल बोली उससे कहता तो झट पिघलकर अपने जिस्म के बाकी अंगों में फैल जाएगा। गोया आदमी और औरत के जिस्मानी मिलाप को उसका दिमाग बिल्कुल फिजूल समझता, मगर उसके जिस्म के बाकी आते सब के सब उस मिलाप के बहुत बुरी तरह कायल थे। उसके आजाद थकन चाहते थे, ऐसी थकन जो उन्हें झिंझोड़ कर, उन्हें मारकर सुलाने पर मजबूर कर, ऐसी नींद जो थककर चूर चूर हो जाने के बाद आए। कितनी मजेदार होती है वो बेहोशी जो मार खाकर बंद बंद ढीले हो जाने पर तारी होती। कितना आनंद देती। कभी ऐसा होता है कि कभी तुम हो और कभी ऐसा कि तुम नहीं, और इस होने ना होने के बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम बहुत ऊंची जगह ऊपर कहीं हवा में लटकी हुई, ऊपर हवा नीचे हवा, दाएं हवा बाएं हवा, हवा ही हवा, और फिर इस हवा में दम घुटना भी एक खास तरह का मजा देता है। बचपन में जब वो आंख मिचोली खेला करती थी और अपनी माँ के पुराने संदूक में छिप जाया करती, तो नाकाफी हवा में दम घुटने के साथ साथ पकड़े जाने के खौफ से वो तेज धड़कन जो उसके दिल में पैदा हो जाया करती थी, कितना मजा दिया करती थी। सौगंधी चाहती थी कि उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही किसी संदूक में छिपकर गुजरे, जिसके बाहर ढूंढने वाले फिरते रहे। कभी कोई उसे ढूंढ निकाले, कभी उसे ढूंढने की कोशिश करे। यह जिंदगी जो वो 5 वर्षों से गुजार रही थी, आंख में चोली की तो थी। कभी वो किसी को ढूंढ लेती थी, कभी कोई उसे ढूंढ लेता था। बस यूं ही उसकी जिंदगी बीतती जा रही। सौगंधी खुश थी इसलिए कि उसे खुश रहना पड़ता था। हर रोज रात कोई ना कोई मर्द उसके चौड़े सागवानी पलंग पर होता, और सौगंधी जिसे मर्दों को ठीक करने के बेशुमार बुनियाद थे, इस बात का बार बार तहैया करने पर भी कि मैं मर्दों की कोई ऐसी वैसी बात नहीं मानूंगी, उनसे बड़े रूखेपन से पेश आऊंगी, हमेशा अपने जज्बात के धारे में भेजाया करती और फकत एक प्यासी औरत बनकर रह जाया करती। रोज रात को उसका नया या पुराना मुलाकाती उससे कह दिया करता, सौगंधी मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। सौगंधी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ।
और ये जानते हुए भी कि वो झूठ बोलता है, मैं बस मौन हो जाती थी और ऐसा महसूस करती थी कि जैसे सचमुच मुझसे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम प्रेम कितना सुंदर बोला है। मैं चाहती थी कि इस प्रेम को पिघलाकर अपने सारे अंगों पर मल लूं, इसके अपने बदन पर मालिश कर लूं, ताकि ये सारा का सारा मेरे मसाबों में रच बस जाए। या फिर मैं इसके अंदर चली जाऊं, सिमट सिमटा कर इसके अंदर दाखिल हो जाऊं और ऊपर से ढकना बंद कर लूं। कभी कभी जब प्रेम करने का जज्बा मेरे अंदर शिद्दत इख्तियार कर लेता तो मेरे जी में आता कि मैं मेरे पास खड़े हुए मर्द को ही गोद पे लेकर उसे थपथपाना शुरू कर दूं और उसे लोरी देकर अपनी गोद में सुला दूं। प्रेम कर सकने की अहलियत उसके अंदर इस कदर ज्यादा थी कि हर उस मर्द से जो उसके करीब आता था वो प्रेम कर सकती और फिर उस प्रेम को निभा भी सकती। अब तक 4 मर्दों से अपना प्रेम निभा ही तो रही थी, जिनकी तस्वीरें उसने दीवार पर फ्रेम में लटका रखी। ये ख्याल हर वक्त उसके दिमाग में मौजूद रहता था कि वो बहुत अच्छी है। ये अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता? ये अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता? ये बात उसकी समझ में नहीं आती। एक बार बेख्तियार उसके मुंह से निकल गया, सौगंधी, इस जमाने ने तेरे साथ ना अच्छा सलूक नहीं किया। ये जमाना यानी 5 वर्षों के दिन और उनकी रातें उसकी जिंदगी के हर तार के साथ वाबस्ता। गोया उस जमाने से सौगंधी को वो खुशी नसीब नहीं हुई जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में मौजूद थी। ताहम वो चाहती थी कि यूं ही उसके दिन बीतते चले। मुझे कौन सा महल खड़े करने हैं जो मैं रुपये पैसे का लालच करूं? हाँ। जी हाँ, उसे कौन से महल खड़े करने थे जो रुपए पैसे का लालच करते। 10 रुपए उसका आम निर्णय, जिसमें से 2.5 रुपए रामलाल अपनी दलाली के बांट लेता। रोज शाम को 7.5 रुपए उसे मिल ही जाया करते, जो उसकी अकेली जान के लिए काफी थे। और जब कभी कभी माधव बकौल रामलाल दलाल सौगंधी पर धावे बोलने आता तो वो 10-15 रुपए खिराज भी अदा किया करती थी। ये खिराज सिर्फ इस बात का था कि सौगंधी को माधव से कुछ वो हो गया। रामलाल ठीक कहता था, ये माधव में कुछ बात जरूर थी जो उसे भा गई। जब इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी तब माधव ने कहा था, तुझे लाज नहीं आती अपना खौफ करते? तू जानती मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही और मैं तेरे पास क्यों आया? छी छी छी, 10 रुपए। और जैसा कि तू कहती कि वो 2.5 रुपए दलाल के, बाकी रहे 7.5, रहे ना 7.5। अब इस 7.5 रुपयों में तू मुझे एक ऐसी चीज देने का वचन देती है जो तू दे ही नहीं सकती, और मैं तो एक ऐसी चीज लेने आया हूं जो मैं ले ही नहीं सकती। मुझे औरत चाहिए, पर तुझे क्या इस वक्त इस घड़ी मर्द चाहिए? मुझे तो कोई औरत भी भा जाएगी, इसलिए कि मुझे औरत चाहिए। पर क्या मैं तुझे जचता हूं? तेरा मेरा नाता क्या हो? बस ये 10 रुपए जिसमें से 2.5 रुपए वो रामलाल दलाली काट लेगा और बाकी इधर उधर बिखर जाएंगे। ये रुपए तेरे और मेरे बज रहे हैं सौ। तू भी इनका बजना सुन रही है और मैं समझता हूँ कि तेरा मन कुछ और सोचता है, मेरा मन कुछ और सोचता है, तो क्यों ना कोई ऐसी बात करे कि मुझे तेरी जरूरत हो तो तुझे मेरी। पुणे में हवलदार हूँ, महीने में 1 बार आया करूँगा 3-4 दिन के। ये धंधा छोड़, जो भी तेरा खर्चा होगा ना मैं पुणे से मनी ऑर्डर कर दूँ। वैसे भाड़ा क्या तेरी गोली का? माधव, तूने जिस तरह से कहा ना, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं हवलदार नहीं हूँ। सौगंधी क्या तस्वीरें हैं भाई, ये ऐसी तस्वीरें मैं यहाँ तो नहीं लगने दूंगी। देखो पानी का घड़ा कितना मैला हो रहा है, कभी साफ नहीं किया इसे। कमरे की क्या हालत, ये चिथड़े चिंदियां दारू की बोतल
उठाकर बाहर फेंको ना इनको। कितनी बदबू आती है इनसे। ये क्या बालों का सत्यानाश कर रहा है, क्या हो रहा है? कैसी फीकी फीकी साड़ी पहनती। पुणे से मनी ऑर्डर करूंगा ना, अच्छी साड़ी खरीद के पहनना। माधव, 3 घंटे की बातचीत में हम कितना घुल मिल गए ना। मुझे ना अभी सच में लग रहा है कि मुझे तेरी जरूरत है। अब तक ना कभी किसी ने मेरे कमरे में पड़े बदबूदार चित्रों, मैले घड़े और नंगी तस्वीरों का जिक्र तक नहीं किया था। और ना ही कभी किसी ने मुझे ये महसूस करने का मौका दिया कि मेरा भी एक घर है जिसमें घरेलूपन आ सकता है। सब आते थे, बिस्तर की गिलाजत को महसूस किए बगैर चले जाते थे। ये नाक कितनी लाल हो गई। जुकाम हो जाएगा तुझे, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती ना अपना। बैठ 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 बांध लगाने। माधव, तू सच में कितना अच्छा है ना। क्या खरी खरी सुनाई ना तूने मुझे। तेरी हर बात ना मुझे बाबा तोला और पाव रखने की लगती है। माधव, मुझे ना सच में लगता है कि मुझे तेरी जरूरत है। शायद इसीलिए हमारा संबंध हो गया। लेकिन देख सोबन, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया ना, तो तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर एक बार भी तूने किसी गैर मर्द को अपना ठहराया है, तो चोटी से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा तुझे। तेरा जो भी खर्चा होगा ना, मैं पुणे से मनी ऑर्डर कर दिया होगा। वैसे भाड़ा क्या खोलेगा? भाड़ा? होली का भाड़ा? ना ही माधव ने कभी पुणे से खर्च भेजा और ना ही सौगंधी ने अपना धंधा बंद किया। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि ये क्या हो रहा है। और ना ही कभी सौगंधी ने माधव से ये कहा कि तू ये क्या डर किया करता है। कभी एक फूटी कौड़ी भी दी है तूने मुझे? और ना कभी माधव ने सौगंधी से कहा कि इतना माल तेरे पास आता कहां से है, जब मैं तुझे कुछ देता ही नहीं। दरअसल दोनों झूठे थे। दोनों एक मुलम्मा की हुई जिंदगी बसर कर रहे थे। अगर सौगंधी खुश, कहीं जिसे असल सोना ना मिले, वो मुलम्मा किए हुए गहनों पर ही राजी हो जाया करता है। इस वक्त सौगंधी थकी मांदी सो रही। बिजली का वो कुमकुमा जिसे वो ऑफ करना भूल गई, उसकी मुंदी हुई आंखों के सामने टकरा रहा, मगर वो गहरी नींद सो रही। दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 2 बजे ये कौन आया? सौगंधी के ख्वाब आलूद कानों में दस्तक भिनभिनाहट बनकर पहुंची। दरवाजा जब जोर से खटखटाया गया, चौंक कर उठ बैठी। 2 मिली-जुली शराबों और दांतों के देखों में फंसे मछली के रेजों ने उसके मुंह में एक ऐसा लुआब पैदा कर दिया था जो बेहद कसैला और लेजदार। उसने धोती के पल्लू से वो बदबूदार लुआब साफ किया और आंखें मलने लगी। बिस्तर पर वो अकेली थी। उसने झांक कर जब पलंग के नीचे देखा, तो 2-4 सूखे सड़े चप्पलों पर मुंह रखकर उसका खारिज जदा कुत्ता सो रहा है और नींद में किसी गैर मरी चीज को मुंह चढ़ा रहा। और तोता हमेशा की तरह सर को पीठ के बालों में दिए सो रहा। दस्तक एक बार फिर हुई। सौगंधी बिस्तर पर से उठी, घड़े के ठंडे पानी का एक डोगा लेकर कुल्ली की और दूसरा डोगा गटागट पीकर दरवाजे का थोड़ा पट खोला और कहा, रामलाल, तुझे साफ सुन लेना क्या हो गया था? हैं? 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा हूं यहाँ पे। कहाँ मर गई थी? कोई थे क्या अंदर? नहीं। तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अरे वाह, क्या नींद पाई है। यूं एक छोकरी को उतारने में 2-2 घंटा खपाना पड़े तो मैं तो कर चुका ना धंधा। चल जल्दी ये वाली साड़ी उतार और वो अच्छी फूल वाली साड़ी पहन, कोई सी पाउडर वाउडर लगा के तैयार हो जा। एक साफ आज तुझसे मिलने। चल तैयार हो जा। रामलाल, आज मेरा जी ठीक नहीं है। और तो पहले कह दिया होता भाई। वो बात नहीं रामलाल, मैं रात को जाता हूँ ज्यादा पी गई। थोड़ी बची हो तो लाना, हम भी मुंह का मजा ठीक कर। नहीं बच्ची होती तो ये मुंह सर में दर्द क्यों होता? रामलाल सुनना, वो सेठ जो बाहर बैठे हैं ना, उनको भीतर बुला ला। अंदर नहीं आ सकते भाई, बड़े आदमी हैं, जेंटलमैन आदमी। वो तो मोटर को गली के बाहर खड़े करने में भी घबरा रहे। ये तू मत घबरा, थोड़ी देर की बात है, गली के नुक्कड़ तक चलना है। 7.5 रुपए को सौदा है सौगंधी, 7.5। 7.5? मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पर मुझे रुपये की जरूरत है। अपने बाजू में वो मद्रासी औरत रहती है ना,
जिसका खाविद मोटर के नीचे आके मर गया था। उसका क्या? अरे उसको अपनी जवान बेटी समेत वतन वापस जाना है। बेचारे के पास किराया ही नहीं है, इसलिए कसम कुर्सी की हालत में यही पड़ी है। मैंने उसको कल ही कहा था कि तू चिंता ना कर, मेरा मर्द पुणे से आने वाला है, उसके आते ही तेरे जाने का बंदोबस्त कर। तेरा मर्द? वो माधव हवलदार, अरे उसके कुछ बस की नहीं है, सारे पैसे तेरे भी ले जाएगा वो। एक रुपयों का इंतजाम तुझे ही करना है सौगंधी। जल्दी तैयार हो, पाउडर लगाना है। चुनाचे वो उठी और धीरे धीरे कपड़े तब्दील करने लगी। 5 मिनटों में साड़ी बदली और पाउडर लगाकर तैयार हुई। घड़े के ठंडे पानी का एक और डोगा पिया और रामलाल के साथ हुई। गली जो कि छोटे शहरों के बाजार से थोड़ी बड़ी थी, बिल्कुल खामोश थी। गैस के वो लैंप जो खंभों पर जड़े थे, पहले की निस्बत बहुत धुंधली रोशनी दे रहे थे। जंग के बायस इनके शीशों को गदला कर दिया गया। उस अंधी रोशनी में गली के आखिरी सिरे पर एक मोटर नजर आ रही। उस कमजोर रोशनी में स्याह रंग की मोटर का साया और पिछले पहर की भेदों भरी खामोश। सौगंधी को लगा कि उसके सर का दर्द फिजा पर भी छा गया। एक कसैलापन उसे हवा के अंदर भी महसूस होने लगा, जैसे ब्रांडी और बेवड़ा की बात से हवा भी बोझिल हो गई। रामलाल ने मोटर में बैठे हुए आदमियों से छुपकर कुछ कहा। इतने में सौगंधी जैसे ही मोटर के पास पहुंची, उसने एक तरफ हटकर कहा, लीजिए साहब, ये आ गई, अभी भी धंधा शुरू किया है, बहुत अच्छी छोकरी। अच्छा आखिर ये क्या हुआ? ये उनका क्या मतलब था? पसंद नहीं किया तुझे? अच्छा भाई मैं चलता हूँ, 2 घंटे बर्बाद किए मेरे। पसंद नहीं किया मुझे? कहाँ है वो मोटर? और कहाँ है वो सेठ? और का ये मतलब है कि उसने मुझे पसंद नहीं किया? फिर गाली भी किसे दूं? मोटर तो जा चुकी है, पर उस मोटर की लाल बत्ती बाजार के अंधियारे में खोती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि लाल बत्ती यही अंगारा है जो मेरे सीने में बर्मी की तरह उतरा चला जा रहा है। जी में आ रहा है कि जोर से पुकारूं कि वो सेठ जरा मोटर रोकना अपनी, बस 1 मिनट के लिए। ये साड़ी मैं खास मौकों पर पहनती थी। ये साड़ी और इसकी रेशमी सरसराहट कितनी बुरी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसकी सरसराहट हवा में लहरा लहरा कर हम कर रही हूँ। जी में आ रहा है कि साड़ी के चींचड़े उड़ा दूं। गालों पे पाउडर लगाया, फोटो में सुर्खी लग गई, किस लिए? अपने आप को पसंद कराने के वास्ते। और मिला क्या? हाँ। वो मोटर और वो सेट और वो बैटरी की चमक, रामलाल का ख्याल है कि उसको मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, पर शक्ल का तो उसने जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि सौगंधी तुझे पसंद नहीं किया। अरे पसंद नहीं किया तो क्या हुआ? मुझे भी तो कई लोगों की शक्ल पसंद नहीं आती। वो जो अमावस की रात को आया था, भद्दी शक्ल थी उसकी, कि उसे देखकर मैंने नाक भरी सी फोड़ी थी। जब मैं सोने लगी थी तो मुझे सब कितनी घिन आई थी। सौगंधी, मुझे धुतकारा तो नहीं था,
कभी कामना मिले फिर बताती हूँ इसे। तुमने रात के 2 बजे पे आराम किया। उसकी भी क्या गलती है? वो तो बेचारा अपना काम कर रहा था। सारा कसूर तो सेठ का है। वो सेठ मुझे एक बार मिल जाए और जो कुछ हो चुका है एक बार फिर। और मोटर फिर से आए। मैं हौले से मोटर की तरफ बढ़ी और मोटर से एक हाथ बैटरी निकाली और मेरे चेहरे पे रोशनी फेंकी और फिर मैं अंधाधुंध अपने दोनों नाखूनों से उसका मुंह नोचना शुरू कर दूं। उसको उसपे वैसी बिल्ली की तरह झपटूं और उसे बालों से बाहर घसीटते हुए उसे धड़ाधड़ मुक्के मारूं। जब थक जाऊं तो रोना शुरू कर दूं। तुम क्यों रोती हो? ऐसा क्या हुआ है कि तुम टपकने लगी हो? आंखों से किया हुआ वो सवाल चंद लम्हात तक उन आंसुओं पर तैरता रहा जो अब पलकों पर कांप रहे। सौगंधी इन आंसुओं में से देर तक उस घला की तरफ घूरती रही जिधर सेठ की मोटर गई। फट 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 फट। ये आवाज कहां से? सौगंधी ने चौंक कर इधर उधर देखा मगर किसी को न पाया। ये तो उसके दिल की आवाज थी। उसे लगा मोटर का इंजन, उसका दिल। ये क्या हो गया था उसके दिल को? अच्छा भला चलते चलते एक जगह रुककर धड़धड़ क्यों करता? बिल्कुल उस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह जो सुई के नीचे एक जगह आकर वो अटक जाता। रात कटी, गिन गिन तारे कहता कहता तारे तारे की रट लगा देता। इस वक्त आसमान तारों से अटा हुआ। सौगंधी ने इनकी तरफ देखा और कहा, ये तारे कितने सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं ये तारे। ये तारे तो सुंदर हैं, पर तू कितनी भोंडी है। क्या तू भूल गई कि अभी अभी तेरी सूरत को फटकारा गया है? सौगंधी, तू बदसूरत देगी। इन 5 सालों में खुद को जितना आईने में देख चुकी हूँ उसमें ये शक नहीं कि अब मेरी वो शक्ल सूरत नहीं रही जो आज से 5 साल पहले हुआ करती थी, जब मैं तमाम फिक्रों से आजाद अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। पर मैं बदसूरत तो नहीं हो गई हूँ। मेरी सूरत उन तमाम औरतों जैसी है जिन्हें एक बार मर्द गुजरते गुजरते देख लिया करते हैं। इसमें वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो कोई भी मर्द उस औरत में चाहता है जिसके साथ उसे कम से कम 2 रातें गुजारनी होती है। मैं जवान हूँ, मेरे आज़म मुतनासिब हैं। कभी कभी नहाते वक्त जब खुद मेरे रानों पे पड़ती है तो मैं उनकी कुलाई और गुदगुदाहट को पसंद किए बगैर नहीं रह पाती। मैं खुशखल हूँ, मैं रहमदिल हूँ। 5 सालों में कोई भी ऐसा मर्द नहीं हुआ जो मुझसे नाखुश होकर गया हो। और अभी वो पिछले दिनों की तो बात है जब मैं वहाँ क्रिसमस में कोला पेठा में रहा करती थी, तब एक नौजवान लड़का आया था मेरे पास। बेचारा जब सुबह उठ के देखा तो उसका बटुआ गायब पाया। मेरा नौकर ही उसका बटुआ ले उड़ा था। हैदराबाद से बम्बई छुट्टी बिताने आया था, उसके पास जाने के पैसे नहीं थे। फिर मैंने ही तरस खाकर उसके 10 के 10 रुपए वापस कर दिए। मैं क्या बुरी हूँ? ये सवाल उसने हर उस चीज से किया था जो इस वक्त उसकी आंखों के सामने मौजूद। गैस के वो अंधे लैंप, लोहे के खंभे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर, सड़क की उखड़ी हुई बजरी। उसने एक एक करके इन सब को देखा। फिर उस आसमान की ओर निगाहें उठाई जो उसके ऊपर झुका हुआ, मगर उसे कोई जवाब न मिला। दरअसल जवाब उसके अंदर ही मौजूद था। वो जानती थी कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ। हाँ, मैं
सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी तारीफ करे, कोई कोई मेरे कंधों पे हाथ रख के सिर्फ इतना कह दे कि सौगंधी, कौन कहता है कि तू बुरी है? जो तुझे बुरा कहे वो बुरा। हाँ, नहीं नहीं, ये भी नहीं, कोई सिर्फ इतना कह दे कि सौगंधी तू बहुत अच्छी है। पर मैं क्यों चाहती हूँ कि कोई मेरी तारीफ करे? आज से पहले तो कभी मुझे इस बात की इतनी शिद्दत से जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों आज मेरा जर्रा जर्रा माँ बन रहा है? मैं क्यों धरती की हर शय को अपनी गोद में लेने के लिए तैयार हो रही हूँ? मेरा जी क्यों चाहता है कि मैं इस गैस के आखिरी खंभे के साथ चिमट जाऊं और इस पे अपनी गाल रख दूं, मेरे गरम गरम गाल और इसकी सारी सर्दी चूस लूं। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा कि गैस के वो अंधे लैंप, लोहे के खंभे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और हर वो शय जो रात के सन्नाटे में उसकी आंखों के सामने मौजूद थे, उसे हमदर्दी की निगाहों से देख रहे हैं। उसके ऊपर झुका हुआ आसमां भी, जो मटियाले रंग की एक ऐसी चादर मालूम होता था जिसमें अनेकों सुराख हो गए, उसकी बातें समझता था। और सौगंधी को भी ऐसा लगता था कि वो तारों का टिमटिमाना समझती। पर ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे अपने अंदर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। मुझे अपने अंदर मौसम की वो फिजा महसूस क्यों हो रही है जो बारिश से पहले देखने में आया करती है। मैं क्यों चाहती हूँ कि मेरे जिस्म का हर मुसाम खुल जाए और जो कुछ मेरे अंदर उबल रहा है इन मुसामों के रास्ते बाहर आ जाए। और ये कैसे हो? कैसे हो? इस वक्त सौगंधी खत डालने वाले लाल भपके के पास खड़ी। हवा के तेज झोंके से उस लाल भपके की आहानी जबान जो उसके मुंह के बाहर लटकती रहती है लड़खड़ाई, तो यकायक सौगंधी की निगाहें उस तरफ गई जिधर सेठ की मोटर गई, मगर उसे कुछ नजर ना। उसकी जबरदस्त आरज़ू थी कि मोटर एक बार फिर आए और ना आए। मेरी बला से मैं बेकार क्यों अपना जी हलकान करूं? चल सौगंधी, घर चल और आराम से लंबी दान कर सो। बेकार की झगड़ों में रखा ही क्या है? मुफ्त की दरसरी ही तो है। घर चलूं और आराम से ठंडा पानी पी के और दान के सो। वो सेठ और उसके मोटर की ऐसी की ये सोचते हुए सौगंधी का बोझ कुछ हल्का हो, जैसे वो किसी ठंडे तालाब से नहा धोकर निकली। जिस तरह से पूजा पाठ करने के बाद उसका जिस्म हल्का हो जाया करता था, उसी तरह इस वक्त भी उसका जिस्म हल्का हो। घर की तरफ चलने को हुई तो ख्यालात का बोझ न होने के बायस कदम कई बार लड़खड़ा। मकान के पास पहुंची तो एक टीस के साथ तमाम वाकया फिर से उठा और दर्द बनकर रुए रुए पर छा गया। उसके कदम बोझिल हो गए और वो इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करने लगी कि घर से बाहर बुलाकर रोशनी का चांटा मारकर अभी अभी एक आदमी ने उसकी हतक की। ये ख्याल आया तो उसने अपनी पसलियों पर किसी के सख्त अंगूठे महसूस किए, जैसे कोई दबा दबा कर देख रहा हो कि गोश्त भी है या बस बाल ही बाल। उस सेठ ने परमात्मा करे जी में आ रहा है कि उसको खूब सारी गाली दे दूं। पर गाली देने से क्या होगा? मजा तो तब था जब वो मेरे सामने होता और मैं उसके हर जर्रे पर लानते लिखती थी। उसके मुंह पर कुछ ऐसे अल्फाज कहती कि वो जिंदगी भर बेचैन रहता और उसके सामने कपड़े फाड़ के नंगी हो जाती और कहती कि ले यही लेने आया था ना तू, ले जा, बिना दाम दिए ले जा। पर जो कुछ मैं हूँ और जो कुछ मेरे अंदर है वो तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं ले जा सकता। वो सेठ मुझे एक बार मिल जाए तो मैं
कैसे बालों से कैसे बाहर ले आऊंगी और नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसे एक छोटी सी गाली दूंगी। हाँ, एक छोटी सी गाली जो सेठ की नाक पर चिपकू मक्खी की तरह बैठ जाए और अपनी जिंदगी भर वही जमी रहे। मुझे एक बार मिल जाए तो। ये सोचते हुए वो दूसरी मंजिल पर अपनी खोली के पास पहुंची। चोली में से ताला खोलने के लिए चाबी निकाली तो चाबी हवा में ही घूम कर रही। कंडे में ताला नहीं। उसने किवाड़ थोड़ा धकेला तो हल्की सी चरचराहट पैदा हुई। कुंडी खुली तो दरवाजे ने जमाई ली। सौगंधी अंदर दाखिल हुई। माधव पैखाने से निकलकर हंसा और कहने लगा, तो आज तूने मेरी बात मान ही ली। एक क्या है, सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छी होती है। उससे क्या है, सारी थकान मिट जाती है। और तेरी वो कमर का दर्द जिसके बाबत तू आज शिकायत किया करती, वैसे विक्टोरिया गार्डन में तो घूम लेगी क्यों? सौगंधी ने ना कोई जवाब दिया, न माधव ने किसी जवाब की ख्वाहिश रही। दरअसल जब दोनों बात किया करते थे, यानी माधव अगर कोई बात किया करता था तो ये जरूरी नहीं होता था कि सौगंधी उसमें हिस्सा ले, और जब सौगंधी कोई बात करती थी तो ये जरूरी नहीं होता था कि माधव उसमें हिस्सा ले। क्योंकि कोई बात करनी होती थी इसलिए दोनों कह दिया करते थे। मैं आज तेरा इंतजार कर रही थी। इंतजार? भला तुझे कैसे पता हुआ कि मैं आने वाला हूँ? मैंने तुझे सपने में देखा तो यातायात मेरी नींद खुल गई। जी ने कहा चलो यहाँ तो कोई है नहीं, कहीं बाहर घुमाया जाए, और बस। और मैं आ गया। देख, बड़े लोगों की बातें बड़ी ऐसी होती है। किसी शायर ने सच कहा, दिल को दिल से राह हो। वैसे कितनी बजे देखा तूने सपना? सवेरे 4 बजे। मैंने तुझे 2 बजे रात को सपने में देखा। तूने फूलों वाली साड़ी, बिल्कुल यही साड़ी पहने मेरे पास बैठी थी। यहाँ तू बैठी बैठी मैं यहाँ बैठा था। तो तेरे हाथ में कुछ था। क्या था तेरे हाथ? तेरे हाथ में रुपयों से भरी एक थैली थी। तूने वो थैली मेरी झोली में रखी और कहा, ये ले माता, तेरे मेरे रुपए क्या दो हैं? तेरी कसम सौगंधी, फौरन टिकट कटाया और इधर कर उठी। अब क्या बताऊं, एक दिक्कत हो गई बैठे हुए। क्या है, वो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके कुछ छुटकारा मिले। तो लेट जा आराम से। एक काम कर, मैं तेरे ना मालिश कर देता हूँ। क्या शहर की आदत ना हो तो थकन हो जाया करती है। ला पहन। माधव, हाँ? ये किस मोए ने तुझ पर केस किया है? जेल बेल का डर हो तो कह दे। 10-20 तो क्या, ऐसे मौकों में 150 में पुलिस को दे देना तो फायदा अपना ही होता है। जान बची से लाखों पाए। बस रहने दे, ज्यादा दर्द नहीं। तू मुझे सारी बात बता। ये जेल का नाम सुन के मेरा दिल धक धक करने लगा है। और वैसे वापस कब जाएगा तू? अभी जाना पड़ेगा दोपहर की गाड़ी से, वरना मैं तो रुक ही जाता। वो क्या है, शाम तक सब इंस्पेक्टर के हाथ में 150 ना थमाए। नहीं, ज्यादा देर की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है 50 में मान जाएगा। 50? हाँ, मान जाएगा। 50 हो जाएगा काम। 50 रुपए होंगे ना तेरे पास? हाँ माधव, 50। माधव देख ना, भरत कैसे बड़े बड़े फूलों वाले पर्दे के आगे बैठा है, दोनों रानों पे हाथ धरे। अरे वाह, हाथ में गुलाब का फूल भी लिए है। ऐसा लग रहा है कि तस्वीर खिंचवाते वक्त तस्वीर खिंचवाने का ख्याल इस पे इस कदर गालिब था कि इसकी हर शय तस्वीर से बाहर निकल निकल कर कह रही है, हमारा फोटो उतरेगा, हमारा फोटो उतरेगा। अरे देख माधव, देख तो कैसे आके फाड़ फाड़ के देख रहा है कैमरे में, जैसे इसको बड़ी तकलीफ हो रही है फोटो खिंचवाने में। तू किसकी तस्वीर देख के जोर से हंसी? ये म्युनिसिपैलिटी का दरोगा, जरा देखते उसका थोबड़ा। कहता था कि एक रानी मुझ पे फिदा हो गई है, इसका मुंह और मसूर की दाल। फेंक क्यों रही है? अरे मेरी रानी भंगन आएगी ना कचरा उठाने, तो मेरे इस राजा को भी अपने साथ ले जाएगी, इसलिए। मदर सुनना, हाँ।
धरती शक्ल का कोई आदमी यहाँ नहीं रहता था, है ना? हाँ ये ठीक किया तुम। मैं खुद बोलने वाला था, मुझे ये तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं। और बेकार फोटो थी। अच्छा किया तुमने। अच्छा, हाँ तुझे अपना ये फोटो पसंद नहीं था? नहीं हाँ, कैसे होता? इसमें ये तेरे पकौड़ा जैसी नाक है, तेरा बालों से भरा माथा, ये तेरे सूजे हुए नथुने, छी 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 छी, ये तेरे मैले कपड़े, ये तेरे बदन की बास, है ना? तेरे मुंह की दुर्गंध, छी 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 छी। सही बात है, तुझे अपना फोटो कैसे पसंद होता? आज का जमाना ही ऐसा है ना? जो ऐप दिखाए वही बुरा। समझ, मतलब तूने फिर से अपना वो धंधा शुरू किया। तुझे अब आधी बार समझा रहा हूँ हाँ कि धंधा सागरदी, तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो तेरी और मेरी टूट जाएगी। और तूने फिर से किसी को अपने आप ठहराया तो मैं तुझे चोटी से पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा, है ना? और हाँ, मैं तुझे पूरे जाते ही पैसे भेज दूंगा। भाड़ा क्या है इस खोली का? क्या भाड़ा है इस खोली का? मैं बताती हूँ ना क्या भाड़ा है इस खोली का। 15 रुपए भाड़ा है इस खोली का और 10 रुपए भाड़ा है मेरा, है ना? तो 2.5 रुपया दलाल के, बाकी बचे 7.5, बचे ना 7.5। तो इन 7.5 रुपयों में तुमसे वो लेने आया था जो मैं तुझे दे नहीं सकी, और मैं तुझे वो दे रही थी जो तू ले नहीं सकता। तेरे मेरे बीच में ना ये 10 रुपए बच रहे थे, तो हमने ये बात तय की कि तुझे मेरी जरूरत है और मुझे तेरी जरूरत है। पहले तेरे मेरे बीच में ये 10 रुपए बच रहे थे और अब तेरे मेरे बीच में ये 50 रुपए बच रहे थे। तू भी इनका बचना सुन रहा है और मैं भी इनका बचना सुन रही हूँ। और ये क्या बालों का क्या तेरा सुन रहा है? ऐसा बात नहीं। ये चीतड़े, ये चिंधियाँ, छी 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 छी, उतार के फेंक इनको। सौगंधी, सौगंधी का बच्चा है। तू यहाँ आया किस लिए? हाँ, तेरे मारे से इस जगह जो तुझे 50 रुपए देगी, क्या 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 तू कोई ऐसा बड़ा गबरू जवान है? हाँ, जो मैं तुझ पे फिदा हो गई हूँ। हाँ, तू होता कौन है? हाँ, मेरे भगवान ने यहाँ क्या कर रहा है? तूने मैं तुझ पे केस हो ना हो, मैं तुझे यहाँ तू एक केस तो ठोक के रहूंगी। तू रोका भी? तेरी माँ का सर, तू होता कौन है मुझसे ऐसा पूछने वाला? हाँ, होता कौन है ऐसा पूछने वाला? हाँ, निकल यहाँ से, रख वापस। तेरे मुंह में जाती हूँ, भिजवा दूंगी मैं। निकाल।
लोगों का 2 मिनट और चाहूँगा बैक स्टेज से। लाइट लोकेंद्र प्रताप सिंह। मंच व्यवस्था मंच निर्माण में सहायता जो करी है प्रदीप अहिरवार, अर्पित ओम शर्मा, अशरफ खान और रजनीश वर्मा। किया है वो रचित सक्सेना ने किया है, आज वो है नहीं यहाँ पर। और बाकी वीडियोग्राफी अर्पित ओम शर्मा। कलाकार में प्रतीक शर्मा। हमारे निर्देशक बहुत छोटी सी प्रस्तुति थी, बहुत छोटे से स्पेस में हमने किया। जो रिहर्सल कर रहे थे वो काफी बड़ा स्पेस था। कोशिश थी, प्रयास था, आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पसंद नहीं आया पसंद बजा हर्ष दवा दे उधर से